हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने घटना चक्र के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे क्या 5 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है उसके आंसर को भी हम लोग देखेंगे और देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा होगा तो आपको पता है दो टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है, वन इज एक्सपेंशनरी एंड वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, इनको अलग दूसरे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आपको बताना है कि ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन जो है एग्जाम्पल नहीं है ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, पहला है आपका बाइंग ऑफ G-Secs मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, बी क्या है, सेल ऑफ G-Secs बाय द RBI टू द बैंक्स। सी है इंक्रीज इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी हेल्ड बाय द बैंक्स। एंड डी इज इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग CRR भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सोचिए। अगर आपको पूरा पता है कि ये क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI फ्रॉम द बैंक्स। अब होता क्या है, देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी किसको हम लोग बोलेंगे? ठीक है, वैसे मेजर्स जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा, जैसे हमारे केस में RBI है, लिया जाए जिससे मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में घट जाए। ठीक है, मनी सप्लाई को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं, ऐसे तो इसके एग्रीगेट्स होते हैं, आपको पता है M1 M2 M3 M4, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, इस तरह की चीज़ों, इस तरह के एग्रीगेट्स को हम लोग देखते हैं मनी सप्लाई को देखने के लिए। लेकिन अगर आपको साधारण शब्दों में समझना है तो इसका मतलब समझिए कि लोग या बैंक के पास पैसा घट जाए। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI फ्रॉम द बैंक्स। अगर RBI जो है वो बैंक्स से, ठीक है, आपके पास बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है, अगर RBI जो है वो बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले, ठीक है, तो उसके बदले में क्या होगा, वो बैंक्स को पैसा देगा, वो बैंक्स को पैसा देगा और बैंक के पास जो है आप बोल सकते हैं लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगा। उसके पास थोड़ा सा पैसा आएगा तो उसका लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही बैंक के पास ज़्यादा लिक्विडिटी आएगा वो क्या करेगा, इसको फर्दर लेंडिंग के लिए ये पैसा देने लगेगा और हो सकता है कि कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लेंडिंग करने लगे। जैसे लेंडिंग करने लगेगा उससे क्या होगा कि लोगों के पास लोन, अगर उनको इन द फॉर्म ऑफ लोन पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा कि लोगों के पास भी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही लोग के पास मनी सप्लाई इंक्रीज होगा वो क्या करेंगे कि वो बदले में कुछ ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका डिमांड, आप बोल सकते हैं डिमांड की वजह से जो है इन्फ्लेशन और फर्दर बढ़ सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किस तरह का पॉलिसी हो रहा है, एक तरह से जहां पर मनी सप्लाई इंक्रीज हो, इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, तो ये डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का तो एग्जांपल नहीं है, दिस इज ऑफ एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आप मनी सप्लाई इकोनॉमी में पूरी तरह से बढ़ा दीजिए, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो ज़्यादा खर्च करें और ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वो डिमांड इंक्रीज हो। ठीक है, तो उस तरह के पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और ये पहला वाला जो है बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI फ्रॉम द बैंक्स, ये जो है एक तरह का एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। वहीं अगर आप दूसरा देखेंगे, सेल ऑफ G-Secs बाय द RBI टू द बैंक्स, अभी हमने जस्ट देखा कि अगर ऐसा हो RBI जो है वो बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दे, अगर वो बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचे तो बैंक्स बदले में अपना पैसा RBI को देंगे। अब बैंक्स जब RBI को पैसा देंगे तो बैंक के पास पैसा घट जाएगा। अगर बैंक के पास पैसा घटेगा तो वो फर्दर लेंडिंग नहीं करेगा, फर्दर लेंडिंग नहीं करेगा तो लोगों के पास भी पैसा घटेगा। तो एक तरह से जो है आप बोल सकते हैं लोगों के हाथों में पैसा कम आएगा और वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आपको पता है इकोनॉमी फॉर ऑल इज़ अ प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप जो है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को अच्छे से देख सकते हैं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद भी जो दो ऑप्शंस थे, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का,
कि इतना बैंक को तो रखना ही पड़ेगा, जैसे हम लोग एसएलआर में रखते हैं, ठीक है। तो इतना अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको रखना ही पड़ेगा तो क्या होगा, अगेन जो है बैंक के पास जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो जब बैंक के पास लिक्विडिटी घटेगा तो वो फर्दर लेंडिंग ऑपरेशंस रोक देगा, लेंडिंग ऑपरेशंस रोकेगा तो लोगों के पास कम पैसा रहेगा। तो इस तरह से जो है आप एक दूसरे में चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आप खुद ब खुद समझेंगे कि व्हाट इज एक्सपेंशनरी एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। फर्दर देखेंगे ऑप्शन डी में क्या था, इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। अगेन अगर आप सीआरआर है 4%, उसको आप 10% कर दीजिए। तो अब जो बैंक्स के पास जो कैश, जो इन फॉर्म ऑफ कैश उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट करके रखना पड़ेगा। जैसे ही आप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, फर्दर लेंडिंग उसका रुक जाएगा। तो इस तरह से जो है क्या आपका ये एक तरह इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और इस पे बेस हमने हमारा पूरा एक लेक्चर है ऑन बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है, अ कंट्रीज गवर्नमेंट क्लेम्स दैट जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर हैज़ बीन लोअर ड्यू टू बेस इफेक्ट, ठीक है। एक कंट्री की गवर्नमेंट ये मान रही है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट ओवर द मतलब पिछले साल के हिसाब से जो है वो लोअर रहा है ड्यू टू बेस इफेक्ट, ये बोल रही है। तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है, वो गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है, अगर वो बेस इफेक्ट को रीजन बता रही है लो जीडीपी ग्रोथ रेट का, ठीक है, ओवर द लास्ट ईयर। तो क्या है इसका पहला आपका ऑप्शन है, लास्ट ईयर जीडीपी वाज रिलेटिवली लोअर और लास्ट ईयर जीडीपी वाज रिलेटिवली हायर, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोग कम बोल रहे हैं ड्यू टू बेस इफेक्ट, तो ये बताइए कि लास्ट ईयर का जो जीडीपी था क्या वो रिलेटिवली लोअर था या वो रिलेटिवली हायर था। अगर आपको बेस इफेक्ट का कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इट वाज रिलेटिवली हायर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल सोचिए कि कोरोना का ईयर था, ठीक है, कोरोना का ईयर था, उस साल जीडीपी आपको पता है 25% स्लम्प कर गया, मतलब 25% जीडीपी हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट कोरोना के जस्ट जो बाद वाला ईयर था उसमें हमारा इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, मान के चलिए 2022 में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया, ठीक है। अब 2023 में आप जो है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 2022, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2022 से लेकर 2023 जो है आपका ग्रोथ रेट जो है वो घट गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है, ग्रोथ तो आप किए हैं, लेकिन आपका ग्रोथ रेट कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने 2022 में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया था, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ था कोरोना ईयर्स में। तो आपने 2022 में इतना ग्रो कर लिया कि 2023 का जो ग्रोथ है वो कम दिख रहा है। तो इसी को तो हम लोग बेस इफेक्ट बोलते हैं ना। और इस पर हमारा पूरा एक लेक्चर है, अगर आप जाके सर्च करेंगे स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पर एक टॉपिक है व्हाट इज़ बेस इफेक्ट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि बेस इफेक्ट क्या होता है। और आए दिन आपको न्यूज़पेपर में ये देखने को मिलता है कि या तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारा ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो अपोजिशन बोलती है कि नहीं दिस इज ड्यू टू बेस इफेक्ट, या ठीक है हो सकता है कभी कम हो जाए ग्रोथ रेट, तो वो जो है गवर्नमेंट बोलती है कि दिस इज ड्यू टू बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और ये जो जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, इस सब में जो है आपको बेस इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासेनार अरेंजमेंट विच हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, ठीक है। वासेनार एग्रीमेंट अभी बहुत न्यूज़ में है और इस साल पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस में डेफिनेटली पूछा सकता है। तो आपको बताना है ये जो अरेंजमेंट है ये किसके रिगार्डिंग है, ठीक है, किससे एसोसिएटेड है। फर्स्ट है आपका कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, बी इज मरीन पॉल्यूशन, सी इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस WMDs एंड डी इज न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब हुआ क्या है देखिए कि अभी जो है इन वियना में जो इसका प्लेनरी हुआ था उसमें इंडिया को ऑफिशियली अब जो है चेयरमैनशिप दे दिया गया है 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2023 से जो है इस वासेनार अरेंजमेंट का जो है चेयरमैनशिप इंडिया के पास आ गया है। अब ये है क्या कि इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में और इसमें अभी करेंटली 42 मेंबर्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर्स ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूसेज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। कन्वेंशनल वेपन्स आप समझ रहे हैं, ठीक है। डुअल यूज़ का मतलब क्या हुआ, डुअल यूज़ वैसे टेक्नोलॉजीज होते हैं जिनका आप जो है बोल सकते हैं सिविलियन यूज़ भी होता है और मिलिट्री यूज़ भी होता है,
ठीक है। अब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आप सैटेलाइट में यूज़ कर सकते हैं, वही सेम टेक्नोलॉजीज आप हो सकता है किसी मिलिट्री इक्विपमेंट को डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ को जिसका डुअल यूज़ हो सकता है उसके भी आप बोल सकते हैं एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये रिजीम बनाया गया है। ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम आपके नेटो कंट्रीज़ हैं, ईयू है, ठीक है, ईयू के कंट्रीज़ हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। और कब बना है? अरेंजमेंट इन 2017। ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वासेनार अरेंजमेंट किससे रिलेटेड है? कन्वेंशनल वेपन एंड डुअल यूज गुड्स। ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है जो कि मैं अभी आपको एक बार बताता हूँ इसके बारे में, लेकिन आप डिटेल में जरूर गूगल सर्च करें। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप्स, आपको पता है इंडिया एनएसजी का मेंबर कब से बनना चाहता है। ठीक है। आपको इसमें से बताना है ये जो फर्दर इसमें जो ग्रुप्स हैं इसमें से किस किस ग्रुप में जो है वो इंडिया मेंबर है। उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप किसके लिए है? इट इज़ फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी दैट कुड बी वेपनाइज्ड। ठीक है। उसके बाद MTCR इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका ग्रुपिंग है, जिसमें क्या होता है? कंट्रोल ऑफ रॉकेट्स एंड अदर एरियर व्हीकल्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से किसमें जो है इंडिया मेंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपका जो है एसेट्स रिलेटेड है। तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बैंक। अगर किसी बैंक के पर्सपेक्टिव में हम लोग देखें तो आपको 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन कौन जो है वो आप बैंक का एसेट मानेंगे। ठीक है। पहला है आपका लोन्स, दूसरा है आपका डिपॉजिट्स और तीसरा है आपका रिजर्व्स। ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव आर करेक्ट। ठीक है। तो 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1 2 and 3। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है आपका 1 and आपका जो है सॉरी यहाँ पर 1 and 2 दिया हुआ है, दिस इज विल बी 1 and 3। ठीक है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 1 and 3। 1 and 2 जो है वो गलत है, सही ऑप्शन है आपका 1 and 3। 1 and 3 का क्या क्यों है बताइए। डिपॉजिट्स जो है आपको पता है, डिपॉजिट्स चाहे वो करंट हो, ठीक है, सेविंग्स डिपॉजिट्स हो, रेकरिंग डिपॉजिट्स हो, ये क्या होता है आपको पता है? दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर बैंक। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? जो कि बैंक ओन नहीं करता है जिस चीज़ को। जैसे अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप वहाँ पर पैसा जमा करते हैं, तो उसके बदले में आपको बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट रेट पे करता है। लेकिन आपका जो पैसा है वो बैंक के पास एक तरह का लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है। और उसका ओनरशिप भी उसके पास नहीं है, तो एक तरह से क्या हो गया? दैट इज लाइबिलिटी। वहीं अगर सोचिए बैंक जो है वो किसी आदमी को लोन दिया है, अब ये लोन के बदले में बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक तरह से ये एसेट हो गया, ये कुछ जो है वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है। दूसरा, इस लोन पर जो है उस बैंक का ओनरशिप है। ठीक है। तो एक तरह से जो है ये एसेट्स हो गया। और रिजर्व्स तो आपको पता है, बैंक में अगर रिजर्व जो है उसके पास कैपिटल रिजर्व जो है वो उसका एसेट तो है ही। ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइडल एनर्जी, आपने सुना होगा अक्सर, टाइडल एनर्जी जो है इज हार्नेस्ड फ्रॉम द ओशन यूजिंग। जो हम लोग टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करते हैं, तो टाइडल एनर्जी जो है वो किस तरीके से जो है ओशन का जो भी फेनोमेना है उसको यूज करता है इन एनर्जी हार्नेसिंग। ठीक है। तो आपको सबसे पहला बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टाइड्स। क्या टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड की वजह से जो है टाइडल एनर्जी डेवलप होता है। बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ओशनिक विंड्स, जो विंड्स फ्लो करते रहते हैं, क्या उसके काइनेटिक एनर्जी से जो है टाइडल एनर्जी बनता है। उसके बाद सी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाई टाइड्स। ठीक है। एंड डी इज सैलिनिटी डिफरेंस बिटवीन टाइड्स। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाई टाइड्स। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपका टाइडल डैम्स बना हुआ रहता है, बराजेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब जब भी हाई टाइड आता है तो आपको पता है वाटर लेवल राइज होता है, इस तरह से जो है आप बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो होता है, तो उस समय भी टरबाइन जो है वो मूव करता है। और जब आपका लो टाइड वाला टाइम होता है तो क्या होता है? ये वाटर जो है वापस से रिसीड करता है, तो उस टाइम भी जो है इस टरबाइन को वो मूव करता है। अब इस टरबाइन के मूव करने से आपको पता है क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली जो वाटर का हाइट जो डेवलप होता है, जो पोटेंशियल आप बोल सकते हैं, इसको जो है यूज करके जो है आपका टाइडल एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर हमने देखा 5 क्वेश्चंस इकोनॉमी के, जो कि आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, आपको कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो जैसे है बेस इफेक्ट वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारा जो इकोनॉमी का प्लेलिस्ट है, इकोनॉमी फॉर ऑल है, या इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स है, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कवर किया हुआ है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट आपका इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स है वो उन प्लेलिस्ट से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।